नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का अनुपमा का एपिसोड वाकई अनुपमा का एपिसोड था, क्योंकि आज के अनुपमा के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही बोलती हुई नजर आई। एक डायलॉग शायद समर का था, थोड़ा सा अपना डिम्पी का था और 2-3 डायलॉग शायद माया के। बाकी सब अनुपमा अनुपमा अनुपमा। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बोरिंग भी लगा। तो मिली जुली राय है और आपके ऑडियोज आ गए हैं, तो शुरू करती हूँ सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर भी शेयर कर देती हूँ शुरू में। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजने हैं आपके ऑडियो या फिर वीडियोस। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती है और ना ही किसी टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं और पहले आपको सुनाती हूँ कुमुद जी का ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। महिमा जी, तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। और बरखा जी और महिमा जी, दोनों आप बहुत क्यूट लग रही थी पिक में। और रेखा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। जो आपने अनुपमा के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा। अनुपमा की फीलिंग्स कोई समझता ही नहीं है, सिवाय कांता बहन के। माया ने अनुपमा के इवेंट में इतना सब किया, किसी ने भी अनुपमा का साथ दिया नहीं। वहीं शाह हाउस से मैसेज आया कि प्लीज़ आप चली आओ, बहुत ज़रूरी है। अरे शाह हाउस में तो आग लगी ही रहेगी, ऐसा लगा ही रहता है। लड़ाई झगड़ा तो क्या, अनुपमा सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना छोड़कर शाह हाउस का झगड़ा निपटाती रहे और अनुज छोटी छोटी माया माया रट रहा है, उसे देखती रहे। हमको समझ नहीं आता है। हम हमेशा अपने ऑडियो में कहते हैं कि अनुपमा अमेरिका जाए और शाह हाउस रूपी नरक से बचे, और संयुक्ता जी के ऑडियो से हम सहमत नहीं हैं। आपने अंजू मैम संयुक्ता जी के ऑडियो के बारे में जो बोला, सही बोला। अनुपमा शाह हाउस में रहकर बनराज की बीवी बनकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर झेल कर रहती 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 तो कौन सा आत्मसम्मान बढ़ जाता अनुपमा का। रही बात गुरुकुल को, संयुक्ता जी दूसरे का घर बोला तो वो घर नहीं है, गुरुकुल तो कला का मंदिर है। शाह परिवार को खुद आप पिंजरा बता रही हैं, तो उसमें अनुपमा बंद थी तो कौन सी प्रतिष्ठा बढ़ी उसकी। फिर उसने तो सब कुछ किया वहाँ रहकर, यहाँ तक कि उन लोगों ने अमेरिका तक जाने नहीं दिया अनुपमा को। अनुपमा से पूछा किसी ने कि वो वहाँ खुश थी कि नहीं। मान लेते खुश थी, अच्छी बात है। तब हम सीरियल नहीं देखते थे तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर वनराज का प्यार उसको मिला नहीं मिला, चलो तब भी ठीक है। पर 9 सालों तक वनराज अनुपमा को धोखा देता रहा, ये क्या अच्छी बात थी? इससे अनुपमा का आत्मसम्मान बढ़ गया था क्या? संयुक्ता जी के हिसाब से अनुपमा अगर आगे बढ़ रही है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है, तो ये गलत है। तो हम ये बात नहीं मानते हैं। वैसे हम पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं किसी पर अंजू जी ने पूछा कि आप लोगों की क्या राय है, तो हम बोल रहे हैं। वैसे काफ़ी कुछ बातें तो हमको समझ ही नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रही हैं संयुक्ता जी। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा का 5 पन्ने का छोड़ो, आज 20 पन्ने का भाषण था, लेकिन उसकी बातें सब अच्छी थी। अनुपमा बा को लेकर वापस शाह हाउस आई है। अनुपमा के आंखों के इशारे से अभी तो डिम्पी शांत हो गई है, पर क्या आगे रह पाएगी? हमको नहीं लगता है। सही बोला अनुपमा ने कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि बा क्या क्या कह सकती हैं और बच्चे क्या क्या कह सकते हैं। सच बोला अनुपमा ने। स्नेह और सम्मान में से एक का भी छूटना मतलब परिवार का टूटना है। पर अनुपमा का 5 पन्नों का भाषण शुरू। डिम्पी का क्या किया? कुछ नहीं। अरे कम से कम 2 झापड़ तो लगाती। समर के मुंह में तो पहले से ही दही जमा हुआ है, उसको भी कुछ नहीं बोला अनुपमा ने। और माया नौटंकी कर बिल्कुल नौटंकी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसको देखकर। पागल होने का नाटक करती है माया। अनुपमा ने बोला, लहजा और लिहाज इसको संभालो। ये कहने से संभल जाएगा, देखते हैं, हो सकता है। पर हमको बिल्कुल भी नहीं लगता डिम्पी कुछ भी समझने वाली है। अनुपमा इतना समझा रही है, क्या डिम्पी के चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कुछ समझ रही है? कुछ भी नहीं समझ रही है। बड़े हैं तो हम हैं, कटु सत्य कहा अनुपमा ने।
चुटकी बजा कर बोला अनुपमा ने, ये बहुत अच्छा लगा। बा ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम लोगों को रहना है तो यहाँ रह सकते हो, पर तमीज़ से। सही बोला। अगर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से जुड़ा नहीं है तो हो जाना ही बेहतर है। बिल्कुल सही। राइट। मन एक नहीं है तो आंगन अलग और रसोई अलग। चुटकी के साथ अच्छा लगा अनुपमा का ये कहना। चुटकी बजा बजा के 2 बार आज अनुपमा ने बोला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। डिम्पी नागिन की तरह फुंकार मार रही है। पता नहीं क्या बोलेगी अनुपमा से। डिम्पी जाओ, जाकर अपनी अलग दुनिया बसा लो। बहुत सही कटाक्ष डिम्पी पर अनुपमा का। अनुपमा की बात सुनकर वनराज गर्व की अनुभूति कर रहा है। अब कुछ शिथिल नज़र आ रही है डिम्पी अनुपमा की बातों से। अनुपमा ने सबकी क्लास लगा दी आज। सही भी है, कब तक लड़ाई की शांति कराती रहेगी। ये अच्छा लगा। डिम्पी और समर, तुम लोग जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो। डिम्पी की तो हवाइयाँ ही उड़ गईं ये सुनकर। अच्छी वार्निंग अनुपमा की। हमको झगड़े के लिए अब मत बुलाना। सही है, अनुपमा की ज़िंदगी खराब करके रखी हुई है ये शाह हाउस वालों ने। डिम्पी मैसेज कर रही है और बात ध्यान से देख रही है और सब समझ भी रही है बात। डिम्पी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कोमल जी, आपने भी वैसे ही कुछ अपनी टिप्पणी दी है जिस तरह से मैंने भी इस ऑडियो को, संयुक्ता जी के ऑडियो को मैंने रिप्लाई किया था। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऐसा ही कुछ वो कहना चाहती थी, मगर ट्राई की है, उसके लिए उनका थैंक यू है। और आपके लिए भी दिल से थैंक यू है, क्योंकि आपने भी उस ऑडियो को ध्यान से सुना और अपनी बात कही। बाकी अनुपमा के लिए आपका ऑडियो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है उन सबके लिए जो ऑडियो भेजते हैं या भेजना चाहते हैं कि अगर ऑडियो हो तो इस तरह से होना चाहिए, क्लियर और एकदम से पॉइंट पे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि सब लोग इस ऑडियो को फॉलो करेंगे। बाकी राय तो अपनी अपनी ही होती है। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपने बहुत ही बढ़िया वाली बातें कही हैं अनुपमा को लेके, अनुपमा के इस 5 पन्ने के भाषण को लेके। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं अगला ऑडियो। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। हाँ, आज देखने में बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा सीख मिला। और हम लोग के घर में भी वैसा ही कुछ चलता है, तो मैं बताऊंगी घर का बात बाद में। पहले अनुपमा का बताती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दिया है कि घर को कैसे चलाना चाहिए और घर में किसका हक होना चाहिए। इट्स वेरी राइट, कि मैं भी इसमें सहमत हूँ। बड़े बुजुर्ग गेम नहीं होते और ना कोई एक क्या बोलते हैं डॉल फिट्स होते हैं कि उन्हें जैसा बोलो आप वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाओ, जहाँ पे बोलो वहाँ चले जाओ। तो मैं तो इसके लिए एग्री नहीं हूँ। अच्छा की ने अनुपमा ने कि अपने सारे बच्चों को बता दी कि तुम्हारा क्या क्या जिम्मेदारी है, तुम्हें कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा लगा देखकर। मैं काफ़ी दिन से यही सोच रही थी कि अनुपमा अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाती है कि तुम्हें कैसे चलाना है। बाकी को भी सबक दे दी कि अपने ससुराल में जाओ, अपने पति को टाइम दो। अच्छा लगा देखकर। किंजल और पारितोष को भी बोल दी कि किंजल इतना कर रही है तो तुम भी, बच्चे ऐसे नहीं पल जाते, तुम भी काम ढूंढो और कमाओ और ला के दो, अपना घर चलाओ। वनराज को भी बोली कि तुम काव्य का ध्यान दो, काव्य का ज़रूरत है तुम्हारी। और डिम्पी और समर को तो ज्ञान दे ही रही थी कि इस तरह से करो, और गेट आउट बोल दी। तो बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। और एक चीज़ से और अच्छा लगा देखने में, बड़ा मज़ा आया कि माया मैडम सॉरी लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, अनुज माफ़ कर देगा। अनुज नहीं माफ़ करेगा। और भगवान करे प्लीज़ असाइलम भेज दे। मैं तो असाइलम देखने का कोशिश कर रही हूँ कि कब ये इसको असाइलम भेजे। तो भगवान से प्रे कर रही हूँ। और ये भी देखा है कि इंस्टाग्राम में कि आगे का सूट दिखा रहा है कि अनुपमा को गोदी लेकर वो जाते हैं, कपाड़िया हाउस में जाते हैं या कपाड़िया हाउस से बाहर करते हैं। आई डो नॉट थिंक आज की वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन लेके चला जाना चाहिए कपाड़िया हाउस। बहुत अच्छा लगता देखने में, लेकिन वहाँ तो माया महारानी बैठी है ना, इसीलिए यही कहना था। और आज एक चीज़ आपने जो बताया कि सब घर में यही बुज़ुर्गों के साथ होता है। तो आज मेरी मदर इन लॉ का बैक साइड में फ्रैक्चर हो गया है। आज 3 से 4 महीना हो गया, वो चल नहीं पा रही है। तो एक छोटी बहू मैं हूँ और एक बड़ी बहू है, दोनों पर जिम्मेदारी है। लेकिन वो नीचे दुकान संभालती है और प्लस अपने हस्बैंड के साथ काम करती है।
मैं भी अपना बिज़नेस कर रही हूँ, अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करा रही हूँ। सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं मना कर दी कि मैं नहीं करूँगी। मैं कर रही हूँ और मैं खुद को, आपको पता है, मैम आपको बताई थी कि मेरा खुद का कैंसर का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी मैं सबको हैंडल कर रही हूँ, भात का तैयारी का भी पूरा तैयारी करी। इतना अपने आप को कैपेबल बना रखी हूँ कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। और ये स्ट्रॉन्ग बनना और परिवार को सँभालना और प्लस बड़ों का कायदा रखना। मेरे घर में एक मदर इन लॉ ही नहीं है, मेरे चाचा-ससुर आते हैं, हर 15 दिन में वो 1 दिन रुकते ही हैं, 2 दिन रुकते हैं। उनका सुबह उठ के वो सुबह 5 बजे निकलते हैं, मैं 3 बजे उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि उनको गर्म पानी या जो भी ठंडा का टाइम होता है तो गर्म पानी करके देना पड़ता है। और ठंडा के टाइम, गर्मी के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें हैंड टू हैंड चाहिए। यहाँ सामने-सामने उनको कपड़ा भी आयरन किया हुआ रहता है, उन्हें वापस कपड़ा आयरन चाहिए। तो ये सोचिए मैम कि इतना काम होते हुए भी हम पीछे नहीं खसकती हूँ, तो बड़ों को कैसे कायदा रखना चाहिए। आज विश्वास नहीं करेंगे मैम, हम लोग दोनों बहुएँ हैं, मतलब मैं खुद बिज़नेस में काम कर रही हूँ और मैं मिनिमम 50,000 या 60,000 रुपीज़ कमाती हूँ। उसमें 20,000 मैं अपनी मदर इन लॉ के हाथ में देती हूँ कि मम्मा ये आपके पास रखो, कभी कोई आता है, जैसे कि ननद लोग आती हैं या बेटी लोग आती है तो उन्हें देना पड़ता है, तो आप निकाल के दो, तो अच्छा लगेगा। हम लोग अपनी जगह भाभियाँ देते हैं, लेकिन उनके तरफ से भी जाता है तो उन बच्चियाँ खुश होती हैं कि माँ माँ के पास गए थे तो माँ निकाल के दी। उन लोग को खुशी होती है। तो स्पेशली यही चीज़ है कि बड़े कहाँ से लाएँगे? जब बड़े कमाते थे, तब हम लोग माँग-माँग के ले जाते थे। मम्मा ₹50 दे दो, मम्मा ₹100 दे दो, मम्मा 500 दे दो, माँ 1000 दे दो। ऐसे करके हम लोग खर्चा माँगते थे और आज से हम लोग कमाते हैं और वो उन लोग के पास नहीं है, तो हम लोग की भी राइट होती है कि पहले जो हम लोग के लिए किया गया है, वो हम लोग आज करें। आज के बच्चे नहीं समझते हैं और स्पेशली आज मेरे पीछे में रौनक भैया हैं। डेली उन लोग के घर में आए दिन इसी बात को लेकर झगड़े होते हैं। कभी-कभी मन तो करता है जाके उन लोग को डाँटे, उन लोग को चिल्लाएँ कि तुम लोग क्यों इतना झगड़ा करते हो अपने माँ-बाप से? क्या लगता है तुम लोग को, मज़ाक लगता है? लेकिन मैं बोली किसी के घर जाकर, और अपने फैमिली में ही है, अपने फैमिली में ही है, लेकिन मैं खुद ही पीछे खसक जाती हूँ कि बेकार का बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आज करेंगे झगड़ा, कल करेंगे झगड़ा और झगड़े में कहीं मैं पिसाऊँगी तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। हाँ, उस दिन घर में आकर बहुत सारी कुछ बातें कर रहे थे तो मैं उस समय ज़रूर टोकी कि पहले माँ-बाप का इज़्ज़त करना सीखो, पैसा देना सीखो, उसके बाद बोलना कि मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ऐसे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मदर इन लॉ तुम्हारी भी बेड पे पड़ी हैं, उन्हें तुम तो पहले चलाओ। हमने उनके शक्ति आएगी, उनका मन में सोच होगा तो वो चलेंगी, नहीं मन होगा तो मैं हूँ ना करने के लिए। इस तरह का प्यार होता है, ना कि अपने फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को बाहर फेंक दो। क्यों उन लोग के घर में क्यों ब्याह कर आए, मान-सम्मान देकर, आलता का थाली रखकर, प्लस कलश चावल रखकर मतलब अंदर घुसाते हैं, आरता करके अपनी बहू को अंदर एंट्री कराते हैं। किस लिए करते हैं कि लक्ष्मी आई है। वही लक्ष्मी अगर मनुष्यत फैलाए, तो वो घर घर नहीं कहलाता। हम लोग में, मारवाड़ी लोग में, ये आलता वाला सिस्टम नहीं है दीदी, वो तलवार वाला और थाली वाला सिस्टम है कि धीरे-धीरे थाली को घसकाना पड़ता है और एकदम भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। जिस थाली में आवाज़ होता है, उस घर में झगड़े ज़रूर होते हैं। तो स्पेशली धीरे-धीरे थाली रखना पड़ता है कि हस्बैंड तलवार से थाली को घसकाते हैं और धीरे-धीरे करके थाली को उठा के थाली के अंदर घुसा के रखना पड़ता है, ना झगड़ा होना नहीं होना चाहिए। मतलब एक भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। और मेरे शादी में मैं इतना धीरे-धीरे उठा रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गलत उठाऊँगी तो पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा। और मेरे को प्रिपरेशन मेरे मेरे मतलब मैं मायके से प्रिपरेशन करके आई थी कि मुझे आवाज़ नहीं करना है। आवाज़ करना मतलब घर में झगड़ा करवाना। मेरा हिसाब ये था कि नहीं, मैं धीरे-धीरे रखूँगी, सामान धीरे-धीरे करूँगी कि घर में झगड़ा ही ना हो। इसीलिए कहते हैं बड़े-बुज़ुर्ग की बातें मानो। वो कैसे भी बात करते हैं। मेरी सासू माँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोल नहीं सक रही हूँ मैम, प्यार करती हैं, सब कुछ करती हैं। ताना 199% देती है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि अपनी सासू माँ को उठा के ही रिग्रेट कर दिए कि आप हमेशा मेरे पे चिल्लाती रहती हैं, मैं कितना भी कर लूँ लेकिन आपको मेरा किया हुआ नहीं दिखता है। मैं बोल सकती हूँ लेकिन नहीं बोलती। ठीक है ना, अभी बोल रही हैं, बाद में बोलेंगी, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज वही वही माँ
सबको ही आता है, महिमा मेरा ये काम करती है, महिमा मेरा वो काम करती है, महिमा मेरा ये करती है। कितना नाज होता है मेरे को कि देखो पहले मैं सुनती थी और अब देखो मेरा कितनी तारीफ होती है। इसीलिए डिम्पी को भी यही करना चाहिए कि अभी माँ सुना रही है, अभी दादी माँ सुना रही है, हम वैसा काम क्यों करें कि मुझे सुनना पड़े। हाँ, तुम आई हो भी नई नई शादी करके, सबका मन लो, सबको संभालो, सबको प्यार करो, अपने आप तुमको ऑटोमेटिकली प्यार मिलेगा। क्या अनुपमा को इज्जत नहीं मिला? क्या केंजल को इज्जत नहीं मिला? क्या काव्या को इज्जत नहीं मिला? तीनों को इज्जत मिला। ऐसा नहीं है कि तीनों को इज्जत नहीं मिला। अनुपमा का जगह अलग है, क्योंकि वो 26 साल 27 साल तक चुप रहकर काम करी, सबको सम्मान करी, इसलिए बच्चे भी उनको कायदा रखते हैं। और यहाँ तक कि काव्या भी रखती है, सौतन होके वो भी कायदा रखती है कि नहीं, अनुपमा सही है। कब जब उसके पास में ये सब नॉलेज नहीं था, परिवार में रहना नहीं आता था, तो उसको समझ में नहीं आता था कि कैसे परिवार चलाना है। लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि परिवार कैसे चलाना। अब तो खुद माँ बनने वाली है, तो उसको खुद को एहसास हो गया कि माँ बनना क्या होता है। बहुत फर्क होता है। आज केंजल को देख लीजिए, नई नई शादी करके आई थी, पहले बहुत कुछ बोलती थी, बा को भी बोलती थी, काव्या को भी बोलती थी, सबको सुनाती थी, लेकिन उसका सिस्टम था और सबके साथ वो मिल बांट के रहती थी, परिवार को संभालती थी। अपनी माँ को भी वो नहीं समझी कि मेरी माँ किस लिए वो बार बार दवे हाउस से शाह हाउस आती है मुझे लेने के लिए। लेकिन जब उसकी माँ को भी समझ में आया कि मेरी बेटी यहीं रम गई है, तो वो आती नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ रह रही है परी के साथ। इतना बड़ा चीट करने के बाद परी तो उसको, वो घर से निकल सकती थी, लेकिन उस घर में बेटी बन के रह रही है और बाकी तो अब लाडली हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि संयम, समर्पण, प्यार, अधिकार, ये सब जब मिलता है कि जब अपने आप को उस ढांचे में डालना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि कलश में चावल डालना, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तब भरता है। और वही भरने के बाद जब आगे निकलने लग जाता है, तो वो चावल जब नीचे गिरता है, मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं चावल जब नीचे गिरता है तो वो प्यार बिखेरता है। तो वही चीज़ है, जब भरते, मतलब कितनी भी ताने हो जाएं, कितने भी परिवार वाले कुछ भी बोल दे, बुजुर्ग लोग कितने भी कुछ बोल दे, लेकिन हम लोग उसको सहन करने लग जाएंगे ना, सहन शक्ति रखेंगे, तो वो चावल का घड़ा भर जाएगा। और वो भर के जब वो बाहर निकलेगा तो वो खुशियाँ ही लाएगा, खुशियाँ ही बिखरेगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसा है कि खुशी का चीज़ खुशी में आ जाता है। हम लोग के घर में भी अभी मेरा 15 साल हो गया मैम शादी को, आज 16वां लगने वाला है, परसों मेरा 16वां लगने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, इतना अच्छा अभी भी सब कोई डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। तो इस बार मेरा डिसाइड है कि नहीं, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा केक लाएंगे, वो केक काट लेंगे, बस बात ख़त्म। मम्मी स्पेशली मेरे भैया को और सबको इन्वाइट कर दी कि नहीं, मनाना तो है। तो आज देखिए, मैंने चुपचाप सहन किया, प्यार किया, सबको सबकी बातें मानी, तो आज प्यार मिल रहा है। मेरे फैमिली में कोई भी ऐसी बहू नहीं है कि वो कहे कि मेरी मदर इन लॉ मेरे को प्यार नहीं करती या फादर इन लॉ प्यार नहीं करते, या किसी भी फैमिली के लिए बुराई करना, ये सब कभी नहीं करते। बल्कि सब एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ, जहाँ गलती है वहाँ समझाते ज़रूर हैं, या डांटते भी हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ अगर डिम्पी समझ जाए कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। बाहर वाले लोग बहुत कुछ भड़काते हैं, बाहर वाले लोग तो एक दूसरे के घर में लड़वाने के लिए भी खोजते हैं कि इन लोग के घर में कब लड़ाई हो, जब मज़ा आ जाएगा देख के। लेकिन डिम्पी को बुद्धि कौन सिखाए, वो खुद ही प्लानिंग करके आई है कि चाहो उसको बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, बाद में प्यार भी नहीं मिलेगा, इज्जत भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या समझ में आएगा। अभी परी भी आने वाली है, परी भी बड़ी होगी, तो चाची को मानेगी नहीं कि चाची तो घर में झगड़ा करके गई है, तो मैं क्यों मानूँ, तब समझ में आएगा। बोलते हैं ना कि बड़े बच्चे खुद के बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं तो इज्जत देते हैं। जब जिस घर में जैसा नेचर होगा उसी तरह से प्यार मिलता है, तो यही होना चाहिए। आप देखते हैं मैम कि डिम्पल को बुद्धि आता है या नहीं आता है, या उसका बरखा का एक्सपोज होता है या नहीं होता है, तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि मेकर्स को तो कुछ बोलना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आई विल एंजॉय द अनुपमा सीरियल। कभी रोना का मन तो करता है, लेकिन रोते नहीं हैं, हंसते रहते हैं। इसीलिए थैंक यू मैम, आई लव यू टू ऑल दीदीज एंड ऑल फैमिलीज। सबका परिवार खुश रहे, मेरा भी परिवार खुश रहे। अंजू दीदी आप बहुत खुश रहे। सच में बोलते हैं भड़ास पूरा निकालने के लिए, ये भड़ास पूरा नहीं है,
बहुत प्यार करते हैं आपसे। नमस्कार मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा, अपना ऑडियो भेजा है और आपने आज अपने ऑडियो में अपनी बात की है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्मली लोग अपनी बात कम करते हैं, मगर आप अपनी एग्जाम्पल से लोगों को समझाती हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं यही कहूंगी कि अपना भी ध्यान रखिए। सब बातें हम मानते हैं, बड़ों की भी मानते हैं, बच्चों की भी मानते हैं, मगर उसमें हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, और जहां पे बोलना है वहां पे बोलिए। जैसे अनुपमा बात करती है, उसी को फॉलो करके थोड़ा बहुत तो अपनी बात भी कहिए। तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी आपको ज्यादा पता है अपने घर परिवार के बारे में, हम तो सिर्फ आपको सुनते हैं और उसके हिसाब से ही अपनी बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, आपको भी सुना। बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं तो कल भी मुझे बहुत दुख हुआ था, जिस तरह से बात हुई थी अनुपमा के पास में, मुझे बहुत दुख हुआ था वो सब देखकर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े होते हैं और बड़ों का सम्मान देना, बड़ों का आदर करना, चाहे वो बड़ों का कुछ भी हो। ये मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि एक एज के अकॉर्डिंग, एक उम्र के बाद उनके साथ बहुत सारी परेशानियां होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। वो बहुत सारी चीज़ें उनके बस में नहीं होता कि वो अपने शरीर को संभाल पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। उनके शरीर में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जिससे वो इतने परेशान रहते हैं, इतने वो होते हैं कि वो चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ जाता है। तो अगर उस चिड़चिड़ेपन में स्वभाव में हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है हमारे ना। हमको उनको समझना है, क्योंकि जब हम छोटे थे या हम परेशानी में थे तब उन्होंने हमको समझा, हमको संभाला, तो आज हमारा भी वही काम बनता है। यही अनुपमा ने आज के अपने पूरी बात में कहा है। अनुपमा ने बहुत अच्छे से अपनी बात कही और सबको तरीके से समझा दिया। समर और डिम्पी को तो कहा ही कहा कि गेट आउट, समझा भी दिया और गेट आउट भी कह दिया। बाकी घर के बाकी सभी बच्चों को भी अनुपमा ने सबको अपनी अपनी जगह बताई, गलती बताई और सबको कहा कि तुम इसमें अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सारी बात कह दी उसने अपनी। और रहा सवाल डिम्पी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि परसों भी जब बा के साथ वो लड़ झगड़ रही थी और ड्रामा हो रहा था, और जब वनराज ने उसको अच्छे से वो ले जाता तो उसको फ़ोन उठा के वो मैसेज करने लग जाती है। तो मैंने आपको तब भी कहा था ये बरखा से बात कर रही है, और आज भी सेम वही चीज़ हुई है। सारी चीज़ होने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और वो मैसेज कर रही है, और बाकी नज़र पूरी है उसके ऊपर कि किसको मैसेज कर रही है। और ये चीज़ अब चीज़ खुलने में देर नहीं लगेगी, ये पता लगने में देर नहीं लगेगी कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब बरखा जी करवा रही हैं। बरखा जी के कहने से डिम्पी चल रही है, क्योंकि डिम्पी का खुद का दिमाग तो बचा नहीं अब। मैं इतना जानती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को आइडियल ज़रूर बनाते हैं। हम कभी अपनी माँ को आइडियल मानते हैं, कभी पिता को, कभी अपने और बड़ों को, दादा को, दादी को। कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में हमारा आइडियल ज़रूर होता है। हम ये ज़रूर सोचते हैं कि हम इनकी तरह बनना चाहते हैं या इनकी तरह बनेंगे। तो डिम्पी ने क्या है, अपना आइडियल बनाया बरखा को, उसको कोई और मिला नहीं। जबकि उसकी ज़िंदगी जब मतलब ऐसे कगार पर थी कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म थी, सब कुछ ख़त्म था उसकी ज़िंदगी में, तब उसके लिए अनुपमा और अनुज खड़े थे। अनुपमा अनुज ने उसके लिए सब कुछ किया, सारा सब कुछ किया। और आज ना तो वो अनुपमा की तरह बनना चाहती, ना वो अनुज के कहे पे चलना चाहती, क्योंकि जब वो शादी करके निकलती थी तो उसको अनुज ने भी शिक्षा दी है। अंकुश जो कि बरखा का पति है, उसने भी उसको शिक्षा दी और ये कहा है कि तुम अपनी उस पर अच्छे उस पर चलना, गलत लोगों की बातों में मत आना, गलत लोगों की उसमें मत चलना। लेकिन वो तो वही कर रही है जो बरखा कह रही है उसको, वो तो बरखा की बात सुन रही है, बरखा के कहे से ही सारे काम कर रही है। और उसने फिर अभी बरखा को मैसेज किया है, और ये चीज़ बाहर ही पकड़ लेगी और ये पोल खुलने वाली है। और ये पोल खुलने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर भी डिम्पी को कहे कि गेट आउट। समर भी कहने पर मजबूर हो जाए डिम्पी को कि गेट आउट। क्यों? क्योंकि ये तो एक अनुपमा ने घर की शांति के लिए डिसीजन ले लिया, घर के सपने ले लिया, और मुझे नहीं लगता डिम्पी इतनी आसानी से घर से निकलेगी। क्योंकि अब वो बरखा से बात करेगी और बरखा उसको नए नए ज्ञान देगी। बरखा उसको बोलेगी कि तुम अभी सबके चरणों में पड़ जाओ, अभी माफ़ी मांग लो, अभी कुछ दिन शांति बनाए रखो, अभी कुछ दिन ऐसे करो वैसे करो, मतलब जो भी कुछ उसको ज्ञान देगी उस ज्ञान के अकॉर्डिंग वो चलेगी। और फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो अपना नाटक शुरू कर देगी। लेकिन अब ये हो जाना चाहिए कि अब उसका कोई नाटक चलना नहीं चाहिए, और अब इनको घर से गेट आउट हो ही जाना चाहिए वाकई में, क्योंकि डिम्पी इस घर में रहने के लायक नहीं है।
और समर ने भी माँ को कह ही दिया अपनी अनुपमा को, ठीक है माँ मैं घर देख लेता हूँ, 1-2 दिन में ढूंढ लेता हूँ और हम यहाँ से चले जाते हैं। और समर अगर अपना माँ का आज्ञाकारी बेटा है तो उसको अनुपमा की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर बरखा इनकी ज़िंदगी में ऐसी ही घुसी रही डिम्पी की लाइफ में और ऐसे ही इसको ट्रेनिंग देती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब समर भी डिम्पी को छोड़ देगा और डिम्पी कहीं की नहीं रहेगी। मैं अपने पहले के ऑडियो में भी कह चुकी हूँ और आज फिर से दोहरा रही हूँ इस बात। आज का अनुपमा में बस यही सब कुछ कहने लायक था, क्योंकि ये साफ दिख रहा है, ये बात सच है कि डिम्पी बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन ये भी बात सच है कि डिम्पी और पाखी, जैसा कि मैं पहले भी अपने उसमें कह चुकी हूँ और आज फिर से दोहरा रही हूँ, डिम्पी और पाखी बराबर की बदतमीज़ है। पाखी जितनी बदतमीज़ है उतनी डिम्पी बदतमीज़ है, और डिम्पी तो पाखी से भी कहीं ज़्यादा बदतमीज़ है। पाखी का ये तो है कि पाखी फैमिली के अंदर है और अनुपमा की बेटी है, और पाखी को फैमिली में कंट्रोल करने के लिए कई लोग हैं। अगर वो करती भी है तो कभी उसको बा कंट्रोल करती है, कभी उसको वनराज कंट्रोल करता है, कभी उसको है ना उसकी माँ कंट्रोल करती है, कोई ना कोई उसको कंट्रोल करता है, वो हो भी जाती है। लेकिन डिम्पी तो अनकंट्रोल मामला है डिम्पी का। क्यों? डिम्पी का ना कोई आगे ना कोई पीछे, कहने को तो उसके घर परिवार सब है लेकिन कोई है ही नहीं उसके। और अनुज को उसने अपना काम कराना था, उसने अपना पिता बना लिया और अपना काम कर लिया, लेकिन वो अनुज को भी नहीं सुनती, वो किसी को कुछ मानती ही नहीं, वो अपने आगे सोचती है मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, मैं बहुत ही मतलब मेरे को किसी की सीख की या किसी की उसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो किंजल को भी ऐसे जवाब दे चुकी है कि भाभी आपको छोटी अनुपमा बनने का शौक़ है, मेरे को तो कोई शौक़ नहीं, मैं तो जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी और मैं तो ऐसे ही करूँगी। तो वो सबको ये जवाब दे चुकी है। तो वो तो ये है कि उसके तो जो चल रहा है, वो जो कर रही है ना डिम्पी, जैसे कि मैं अब तक के लिए और लोगों के लिए कहती हुई आई हूँ, ऐसे मैं अब डिम्पी के लिए भी कहने के लिए मजबूर हूँ कि डिम्पी पे मेरे को गुस्सा तो आता है, डिम्पी में मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन डिम्पी में मुझे दया भी आती है। दया इसलिए आती है क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पहले पति के द्वारा वो छोड़ी गई क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अगले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस हादसे में जो लड़ाई लड़ना चाहती थी वो उसके साथ नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। तो पहले पति ने तो उसको इसलिए छोड़ दिया। अब दूसरा पति, दूसरा जीवन साथी उसको इतना अच्छा मिला है, इतना बढ़िया मिला है, लेकिन उसके साथ खुशी खुशी रहने पे अपनी ज़िंदगी संवारने की बजाय, उसकी ज़िंदगी संवारने की बजाय सबके लिए उसने है ना क्या नाम से घर में कलेश मचा रखा है। और आज अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा, तुम जवान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम अपनी तरक्की के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने लिए कुछ अच्छा करो। तुम किसी के लिए नहीं, हमारे लिए तुम सोचो ही मत, हमारे लिए तुम करो भी मत, तुम अपना ही अच्छा कर लो। तो डिम्पी कम से कम यही कर ले, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने अच्छे बारे में सोचे, अपने पति का कैसे फ्यूचर संवार सकती है, कैसे ग्रुप अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है ना। एकेडमी ली है ना उसने अनुपमा से, आज खट्टे से उसने परसों कल अनुपमा के डाल दिया कि एकेडमी तो अनुपमा की वजह से खराब हो गई। मतलब तूने चीज़ भी ले ली, तेरे से संभली भी नहीं और तूने भांडा दूसरे के सर फोड़ दिया। क्यों भाई? अनुपमा के साथ तो सब कुछ हादसा हुआ, अनुपमा के साथ तो सब बीती, फिर भी अनुपमा को मालती देवी जैसी गुरु माँ मिल गई, इतना बड़ा गुरुकुल की जिम्मेदारी मिल गई, सब कुछ मिल गया, जबकि सारा सब कुछ तो बीता अनुपमा के साथ था। सारी गुडविल तो अनुपमा की खराब हुई थी, फिर भी अनुपमा ने अपना वो कर लिया। और तू सब कुछ तेरे को बसा बसाया मिला था, पका पकाया मिला था, तो भी तू नहीं संभाल पाई, और अब उसका ठीकरा तू अनुपमा में फोड़ रही, क्योंकि तेरे कुछ बस की है नहीं, तू तो बैठ के खाना चाहती। बिल्कुल सही कहा पाखी ने बिल्कुल सही कहा कि तुमने तो मेरी माँ के पीछे छुरा गोपा, मेरी माँ तो उस घर से निकल गई लेकिन तुम उस घर में ही बैठी रही। तुम्हारा सब कुछ ठीक होने के बाद अपने पाँव पे खड़े हो तो उस घर को छोड़ के जा सकती, तुम क्यों बैठी रही उस घर के अंदर? क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले भी अपने उसमें कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, ये जो है ना टिम्पी, ये बिल्कुल बरखा की कार्बन कॉपी। जैसे बरखा पका पकाया बैठ के खाना चाहती, मेहनत नहीं करना चाहती, जबकि वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, सब कुछ है, सब कर सकती है, लेकिन नहीं करना चाहती। तो टिम्पी भी बिल्कुल वैसे ही बरखा की तरह बनती जा रही है, क्योंकि बरखा की छत्र छाया में जैसी संगत वैसी रंगत। बरखा उसको जैसे सिखा रही है, जैसे बरखा आज तक करती आई है, कुछ करना नहीं चाहती पर उसको सब कुछ चाहिए, लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वही डिम्पी को भी चाहिए। पहले तो उसको अनुज के घर में मिल रहा था, इसलिए उसने अनुज का घर नहीं छोड़ा, अब वो इस घर में आके वो इस घर को ऐसा बनाना चाहती है जो संभव नहीं है। तो यही वाली बात है कि अगर तुमको कुछ करना है ना और तुम लाइफ में कुछ चाहते हो तो तुम अपने बलबूते पे करो, तुम खुद भी कुछ करो और अपने पति के लिए भी करो, अपने लिए भी करो, खुद को भी बनाओ, अपने पति को भी बनाओ, अपनी लाइफ जियो और दूसरों को भी उनकी लाइफ शांति से जीने दो। यही आज अनुपमा की पूरी बात का सार था कि खुद भी शांति से जियो, अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारो, सुख से जियो, अपनी फ्यूचर बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपना आगे सब कुछ मैनेज करो और दूसरों को भी शांति से रहने दो। ये उसकी पूरी बात का सार था और यही मतलब था। और अब डिम्पी अगर अभी भी बरखा के कहने पे चलती रहती है और अभी भी वो नहीं सुधरती है
अभी भी उसके समझ में नहीं आता है, तो ये है कि उसको भी अपने कर्मा के लिए रेडी रहना पड़ेगा, उसको भी उसके रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? आज तो सिर्फ ये हो रहा है कि उसको घर से निकाला जा रहा है, वो और समर घर से निकल रहे हैं, लेकिन कल ये देर नहीं होगी कि समर इसको छोड़ के आ जाएगा और ये कहीं की नहीं रहेगी। तो डिम्पी में अभी भी सुधार नहीं आता है, तो भगवान ही उसका मालिक है, उसके बारे में तुम आगे क्या बोले। थोड़ा सा हमने माया का भी देखा, और माया कोशिश कर रही कि मैंने ये क्या कर दिया, उसको सब रियलाइज़ हो रहा है, और वो कोशिश कर रही कि मैं उससे सॉरी मांगूंगी और सब चीज़ें हो जाएगी। पर हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हमारी रिक्वेस्ट है ये मेकर से और सबसे, जो जनता देख रही है, जो सब लोग देख रहे हैं, जो इसको देख के फेडअप हो चुके हैं माया को, अब वो उसका चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं। और जैसे कि अंजू जी कल भी आपने भी अपने उसमें कहा कि अब इसका चैप्टर क्लोज़ होने वाला है, तो वाकई में अब इसका चैप्टर क्लोज़ होना चाहिए। अनुज ने जो चीज़ सोची है, अनुज ने जो ठाना है, वो अब उसको करना चाहिए, किसी की बात में भी नहीं आना चाहिए, अनुपमा की बात भी नहीं सुननी चाहिए। अनुपमा ने जैसे कहा ना कि उसको आपके लिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है इमोशनली भी और मेंटली भी, तो आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी उसको छोड़ेंगे तो भी वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो अनुपमा की बात को भी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अनुज जो अपनी छोटी से बहुत प्यार करता है, जैसे कि वो कहता है कि मैं छोटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो अब उसने अपनी छोटी के लिए ये डिसीजन लिया है, तो उसको अपने इस डिसीजन पे कायम रहना चाहिए, और अब इसको तरीके से इसको वाकई में विदा कर देना चाहिए, ताकि ये एक चैप्टर तो क्लोज हो, ऐसा हम आशा करते हैं। और आज जो अनुपमा ने करा है या जो करके आई है, उससे कम से कम शाह उसमें भी थोड़ी शांति हो जाए, और आराम से डिम्पी और समर घर से चले जाएं, तो इस घर की शांति है, अदरवाइज़ नहीं है। क्यों? अगर आगे काव्या भी इस घर में आती है, तो डिम्पी उसके लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो अच्छा नहीं होगा, तो इनका घर से चले जाना ही बेटर है। और मुझे लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से डिम्पी घर छोड़ के जाएगी, क्योंकि कल वनराज ने भी उसे जब कहा, तो उसने वनराज को भी जवाब दिया हम नहीं जाएंगे। तो डिम्पी बहुत गंदे इरादों से आई हुई है और बहुत गंदे खेल खेल रही है, जैसा बरखा उसको सिखा रही है वैसा कर रही है, तो हम ये सब देखना नहीं चाहते। तो प्लीज़ डिम्पी और समर यहाँ से चले जाएँ तो ही अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी आपने आज के उसमें। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू। जी बरखा जी, बहुत सही कहा आपने कि अनुज को अब वही करना चाहिए जो उसने सोचा है, अनुपमा की भी बात नहीं सुननी चाहिए। मैं आपके ऑडियो से सहमत हूं, मगर आपका ऑडियो सुनते सुनते और जो हमने कमिंग अप में 2 कमिंग अप हम देख चुके हैं, जब से ये गुरुकुल में जो अनुपमा का कंपटीशन वाला जो कमिंग अप में आ रहा है, उसके साथ अनुज का जो आ रहा है, उसको देख के थोड़ा सा मन में संशय आ रहा है कि कहीं माया के चक्कर में, माया को ठीक करते करते अनुज ही कहीं पागल ना हो जाए। क्योंकि अनुज को सिम्टम्स तो हैं ब्रेन की, उसको इंजरी हुई है बहुत साल पहले, तो वो भी कहीं इस प्रॉब्लम में ना फंस जाए, क्योंकि इतना बड़ा शॉक एक ब्रेन के पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। और ये मुझे सिर्फ आपका ऑडियो सुनने के बाद थोड़ा सा लगा है, बाकी आगे देखते हैं कहानी कहां बैठती है, ये तो बहुत दूर की बात है, मगर मेरा मन किया कि आपसे मैं शेयर करूं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके ऑडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा और रेखा जी, कुमुदनी जी, बरखा जी, महिमा, शबनम और जो नए लोग हैं उनको मेरा सप्रेम नमस्ते। रेखा जी, मुझे कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने सच कहा, सही में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सा बोला आपने कि औरत ने अपने लिए भी सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा लगा वो आपका, और बरखा जी का भी अच्छा था, और कुमुदनी जी का तो हमेशा अच्छा ही होता है। बहुत अच्छे से पूरा शो बहुत अच्छा बताते, बाय वन बाय, बहुत अच्छा एक एक करके अच्छे से समझ के, और बहुत अच्छे से समझाने का तरीका आपका बहुत अच्छा रहता है, और आप उस पर जो एक्शन लेती है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों को भी बहुत अच्छे से समझती है और समझाती है। तो और आपका पिक भी बहुत अच्छा है। और एक और महिमा, आपका भी बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी दिखते हो। और कल की बात बोलूँगी, कल मैं जो नया एक था, अनुष्का शायद ये नाम था उनका, जो अनुपमा के बारे में जो बोलना था, तो वो सच में समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रही है वो। उन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छे से की थी, बहुत क्लियर आवाज़ आ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था वो कि क्या, किस बारे में बोल रही है और क्या बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा था। और आज के शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो पूरा अनुपमा के इर्द गिर्द ही था। शाहूश का पूरा शाहूश ही दिखाया आज। तो
अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से अनुपमा ने हैंडल किया। उसे बा जब घर के बाहर मिली तो उसी से समझ में आ गया था अनुपमा को कि हुआ क्या। बा ने कुछ बताया, जितना भी बताया होगा, नहीं बताया होगा, जितना हम लोगों ने कल सुना वो तो था ही, उसके बाद भी क्या बताया जो भी हो, पर अनुपमा ने उसमें सब अंदर लगा लिया और किसी को बोलने ही नहीं दिया, अपनी सफाई में बोलने नहीं दिया। और एक पॉइंट लेके कि बड़ों का सम्मान, बहुत अच्छा बोला। और अच्छे तरीके से कहा कि यहाँ मत रहो, क्योंकि अगर बोलती कि डिब्बी में अगर गलतियाँ निकालती, सच में हम लोग एक एक का पॉइंट सुनते, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो बहुत कुछ बात बढ़ती थी, खिचड़ी हो जाती थी, नहीं समझ में आता था। और किसी को लगता है हमारी फेवर में नहीं बोल रहे, किसी को लगता है, पर सबको एक ही साथ लेके कि अपना, हम अपना काम क्यों नहीं करते। और एक नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में जो फ़र्क बताया, और कि तो वो भी यानी सबको एक साथ समझाया, किसी को पर्सनल लेवल में जाके नहीं बोला कि डिम्पी तुम ये गलत कर रही हो, कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, कैसे हिम्मत हुई, ये सब नहीं, बहुत संयम के साथ बोला अनुपमा ने। तो यही अनुपमा है हमारी। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सच में आज का शो, वो 5 पन्नों का भाषण बड़ा प्यारा लगा, अच्छा लगा, बहुत सिखाने जैसा था। थोड़ा सा बड़ा था, हाँ था बड़ा, पर अच्छा था, क्योंकि ये सब हम लोगों ने भी, हम में भी यही सब आएगा, फेस करेंगे। हमारे बच्चों की शादी होगी, बहू आएगी, तो हम लोगों को भी ये सब हैंडल करना ही होगा, क्योंकि जनरेशन तब भी बढ़ेगी, तब भी नई जनरेशन आएगी। और हाँ, हम लोगों की लाइफ में दादा दादी वाला कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबके यहाँ नहीं रहता है। जैसे अनुपमा के यहाँ है, बा और बापू जी जो दादा दादी वाला है, तो ऐसा सबके घर में नहीं होता, पर कुछ ना कुछ तो होता है, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत कुछ सीखने जैसा है कि किस तरह से इस टाइप वही करना चाहिए। पर अच्छा किया अनुपमा ने ये डिसीजन लेके कि तुम लोग अलग रहो। और बा का ही घर है, तो हाँ बा का ही घर है, और बा गलत बोलती है, ये वो उन्होंने कहा कि बा कहाँ क्या बोलती है, क्या कितना बोलती है, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। तो सही बात है, बा ने गलत बोला जो भी है, पर छोटों को अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो तो कल सच में इसलिए सब लोग डिम्पी से इसलिए चिढ़ रहे थे कि कोई नहीं चाहता कि कोई इस तरह से बात करे, बड़ों से बड़ों। और इतना अनुपमा ने कहा कि बात चेंज होना पड़ेगा, पर इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी सब कुछ बदल नहीं सकते, इतना पुरानी आदत है बाकी। तो वो इतने जल्दी नहीं बदल सकते, धीरे धीरे बदलना होगा बा को। पर अब तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन लोग डिम्पल ने और बाकी के लोगों ने थोड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बदलाव आज की पीढ़ी में ज़्यादा जल्दी होता है, जो कि पुराने लोगों को इनको से ज़्यादा ये नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा जल्दी अपने आप में बदलाव ला लेते हैं। और जो बा जैसी उम्र के लोग में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत मुश्किल होता है इनमें बदलाव लाना। तो ये एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ेगा, तभी परिवार चलेगा। और बहुत अच्छा डिसीजन था आज अनुपमा का, तो मुझे शो आज टोटली अच्छा लगा। पर थोड़ा सा मैं कल के बहुत से लोगों का जो सुना, तो अनुपमा के लिए सबको बुरा लगता है ना, मुझे भी लगता है। अनुपमा के साथ जो गलत हुआ, तो सही में गलत हुआ। उसने बहुत कोशिश की, बहुत, तब भी उसने गलतियाँ उससे हुई। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि गलतियाँ उससे नहीं हुई, गलतियाँ उससे भी हुई। आज जो उसने बोला कि हम सबसे गलतियाँ हुई, अनुज से भी हुई, सबसे हुई, पर हम ये बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर अनुपमा से गलती हुई, अनुपमा के साथ जो गलत हुआ, तो हमने सब ने अनुपमा का साथ दिया। और अनुपमा ने, क्योंकि हमने देखा था सामने से कि छोटी ने की वजह से अनुपमा ने छोटी को नहीं रोका, छोटी के कहने पे। पर ये बात बहुत पूरी तरह से अनुज नहीं जानता था उस गुस्से में। और वो जो माया भी ने भी बहुत कुछ डाल दिया था बाकी के, वो मानता नहीं था। उसने तब बहुत बार बरखा को भी जवाब दिया कि अनुपमा के बारे में गलत नहीं बोलो, पर जब अपने पे आ जाती है और जब उसको आ जाता है कि उसकी बेटी छोड़ रही है, सब कुछ छूट रहा है, वो जिद कर रहा था जो भी है, तो वो छूटते समय जो गलतियाँ हो गई तो हो गई, और नहीं जाना चाहिए था। वो एक अच्छा नहीं था, एक थोड़ा सा रुकना चाहिए था, संयम रखना था अनुज ने, पर नहीं रख पाया, गलती हो गई।
पर हम इस बात के लिए हमेशा उसने गलती की तो तुम भुगतो या तुम उसकी सज़ा तुमको मिलनी चाहिए, ये सब ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती भी है। पर अब हो गई सज़ा, वो आ गया समझ में, अनुपमा दूर जा रही है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। 26 साल के बाद, इंतज़ार के बाद पाया, और पूरे 1 साल भी नहीं रहा, और अनुपमा वाकई में जा रही है, तो वे उसके लिए बहुत सज़ा है। पर अब मुझे ये लगता है कि अनुज की एक गलती से उसकी बाकी अच्छाइयों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसने बाकी बहुत सबके साथ बहुत अच्छा किया, और एक अच्छा कैरेक्टर बन के आया था, और अच्छा कैरेक्टर है वो। सबके लिए सोचता है, सबके, अपने दुश्मन के लिए, सबके लिए उसने सोचा, भाई के लिए, सबके लिए। अब एक एक का नाम तो लिया नहीं जा सकता, पर सबके लिए इतना सोचने के बाद अगर उससे एक गलती होती है जो बहुत बड़ी है, माना बहुत बड़ी गलती है, तो उससे उसको निकालना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए। नहीं तो सच में लोगों का प्यार से, दूसरी शादी से, और किसी डिम्पल जैसी लोगों के मदद करने से सबका इस बात से विश्वास उठ जाएगा, अडॉप्ट चाइल्ड, कैसे अब चाइल्ड को लेना चाहिए, ये सोच के तो ये विश्वास सच में उठ जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कहानी में अभी थोड़ा अलग ही दिखाना चाहिए, इस टाइप से अलग होके, या फिर किसी एक से नफरत करके नहीं, और माया जैसे लोगों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये सब सबक मिलेगा, और इससे लोग डरते हैं। सच में इमोशनली लोग इस शो से जुड़ जाते हैं, जो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं। हम जिससे हम देखते हैं तो हम अपना किसी ना किसी से बात शेयर करते ही है कि हम जो सीरियल देख रहे हैं वो सीरियल में कुछ इस टाइप से दिखा रहे हैं, तो देखो अब यह आपको कभी ऐसा कुछ, ऐसा हम लोग शेयर करते हैं। और मैं, इतने लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नहीं देखता उनको भी बताया जाता है कि हम जो शो देख रहे हैं उसमें ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं, तो देखो ऐसा करते समय सोचो, 10 बार सोचो। ये ऐसा एक कहते हैं सैंपल सेट हो जाता है पूरा, यानी इस टाइप से कि नहीं कैसा, तो ये थोड़ा सीरियल में जितना दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और अभी थोड़ा सा सही कर देना चाहिए। इसीलिए अनुज और अनुपमा को मिलाना ही चाहिए, और मिलने के बाद अगर वो जाती है अमेरिका तो वो उसका सपना है, तो उस सपने में अनुज कभी भी बीच में नहीं आएगा, और वो दूर जाके भी पास रह सकते हैं, वहाँ भी जा सकता है, वो भी आ सकती है। ऐसा ही होना चाहिए कि आना जाना लगा ही रहता है, तो लगा रहेगा, आते जाते रहेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मिडिल एज में है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा नहीं रह सकते, पर प्यार से रहे और एक होके रहे, पति पत्नी की तरह ही रहे, चाहे दूर रहे, तो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। पर ये दिखाना चाहिए ताकि लोगों को दूसरी शादी पे, सबसे बड़ा कि दूसरी शादी के पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, प्यार पे से विश्वास नहीं उठना चाहिए। और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि डिम्पल जैसी लड़की को मदद करने के लिए किसी ने आगे पीछे सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो सच में ऐसे ही होगा कि नहीं चाहेगा। बहुत से जगह लोग ऐसे करते भी है कि मदद ही नहीं करते, तो अनुपमा ने जब मदद की तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अब इस टाइप की मदद करके अनुपमा ने जो इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, तो अभी जो आप जो दिखा रहे हैं डिम्पल को, तो वो गलत हो रहा है कि अनुपमा ने वो गलत किया, अगर अनुपमा ने करना ही नहीं चाहिए था। तो इस टाइप से शो होना चाहिए आगे चल के भी। थैंक यू अंजू जी। जी हाँ वर्षा जी, मैं आपसे इस बात को लेकर सहमत हूँ कि अनुज ने गलती तो की है, मगर कब तक उसकी गलती के लिए उसको हमेशा हम बोलते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उसने गलती तो जब की है तब की है, मगर उससे पहले उसने कितने अच्छे काम किए हैं। मैं अगर सोचने पे आऊं तो अगर अनुज अनुपमा की लाइफ में आता ही नहीं, या अनुपमा अनुज की लाइफ में आती ही नहीं, तो दोनों ही अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे होते और अनुज सुखी होता। अनुज ने 26 साल इंतजार करके जिस प्यार को पाया, उस प्यार को पाने के बाद जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तो ये सब थॉट्स भी आती हैं। तो खैर गलती अनुज की थी, मगर अनुज को सजा इतनी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां तो पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, यहां तक कि अनुपमा खुद भी कर चुकी है। तो अनुपमा से जो गलतियां हुई हैं अनुपमा ने भी मानी है, मगर अनुज को ये गलती एक्सेप्ट करने में अभी समय लग रहा है। करने के बाद भी वो अब उस गलती को अनडू नहीं कर पा रहा है, ना ही हो सकती है। तो आपने सही कहा है कि इतनी भी बात नहीं होनी चाहिए कि अनुज को सजा हो, सजा हो, सजा हो। मैं आपसे सहमत हूँ। थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा आपने, सही कहा कि शायद आज का एपिसोड किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ठंडा था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
अनुपमा ने जिस तरीके से प्यार से और समझदारी से समझाया सबको, खासकर डिम्पी को तो बहुत ही जोर का झटका लगा कि अनुपमा कैसे उन दोनों को बोल सकती है कि तुम लोग अपना अलग घर देख के रहो अलग। सही तो बात है ना। डिम्पी बरखा के कहने पे चल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किसी और के कहने से चलने से खुद का घर ही बर्बाद होता है। उसे तो और संभल के चलना चाहिए था। जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई उसकी, उतना बड़ा कोर्ट केस चला उसका, उसके बाद तो वो उसे सुधरना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधरेगी। और अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा। जब डिम्पी बोलना चाहती थी मम्मी आपको पता नहीं, सिर्फ अनुपमा ने आँख ही घुमा के उसकी तरफ देखी, वो अपने आप चुप ही हो गई। सबकी तरफ उसने नज़रें घुमाई थी अनुपमा ने, सब लोग चुपचाप। सही है, आजकल के बच्चों को सब कुछ इंस्टा चाहिए, लेकिन रिश्ता इंस्टा नहीं होते कि तुरंत पकाओ और तुरंत खाओ। बड़ों के साथ बदतमीजी करना, उन्हीं के घर से बाहर निकाल देना, ये कोई अच्छे संस्कार नहीं है। और सही कहा अनुपमा ने कि ये घर बापूजी का है, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है, उसमें बाकी भी मेहनत लगी है, एक एक पैसा जोड़ के उन्होंने वो घर बनाया। अरे आज वनराज तो भी कभी अपने बापूजी की बेइज्जती नहीं करता है, ना किसी और को करने देता है। अगर खुद की, एक बार हमने खुद ने देखा हुआ है कि वो उस बहाने ही अपने पति की बेइज्जती की थी, तब वही यही वनराज था जिसने अपनी माँ को भी घर में आने नहीं दिया था कि आपने मेरे बापूजी के साथ इतना बड़ा व्यवहार कैसे कर सकती है, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया आपने। सही कहा अनुपमा ने कि दूर रहोगे तो खुश रहोगे, खुशी से आना घर पे, सबको मिलना, तीज त्योहार पे, और हर संडे को आओ, खुशी खुशी सबसे मिलो, हंसो खेलो और अपने घर जाओ। डिम्पी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनुपमा ऐसा भी बोल सकते हैं। ना समर को विश्वास हुआ कि मेरी मम्मी ऐसा कुछ कहेगी। जब डिम्पी इतना बोल रही थी तब तो समर का एक भी शब्द मुंह से नहीं फूटा कि तुम ऐसा कैसे बोल रही हो। आज भी सब चुप थे। अनुपमा ने सबको एक एक करके सबको अपनी गलती गिनवाई और सबको सीधा किया। पाखी है, तोसू भी, सबको बता दिया, और यहाँ तक वनराज को भी बता दिया कि आप भी काव्या की तरफ ध्यान दो, वो माँ बनने वाली है, उसका ध्यान रखिए आप। रोज रोज ये झगड़े करके, घर में कलह करके, ये सब तमाशे बंद कर दीजिए। तोसू को भी कह दिया कि तुम भी अपने बारे में सोचो, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, अपने लिए काम ढूंढो, अपनी बेटी का फ्यूचर बनाओ। अब कुछ दिनों में वो भी स्कूल जाएगी, उसका खर्चा लगेगा। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम लोगों के लिए अपने जमा पूंजी तैयार कर दी थी, तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तुम भी करो। तो सोचे एक बच्चा तो नहीं संभला जा रहा है, ऊपर से किंजल को कहता है कि मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। पहले कुछ कमाई करो, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद बोलना किंजल को। आज किंजल ही तो अकेली कमाई कर रही है, परी को भी देख रही है, घर भी संभाल रही है, सब कुछ ही तो कर रही है। तो सो क्या कर रहा है, सिर्फ घर में बैठा हुआ है। पाखी को भी सही कहा अनुपमा ने
कि तुम भी अब पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना परिवार देखो, अपनी गृहस्थी देखो, अपने पति को देखो, और तुम्हारे वहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे आग में घी डालने का काम मत करो। समर और डिम्पी के पीछे लगने से अच्छा है तुम अपनी गृहस्थी संभालो। सही कहा अनुपमा ने। लेकिन ये डिम्पल सुधरने वाली तो है नहीं। बरखा के कहने पे चलेगी, एक दिन मुंह मुंह के बल ही गिरने वाली है वो, और उसकी हालत और बदतर होने वाली है। जब उस टाइम समर को भी पता चलेगा कि वो बरखा की बातों में आके ये सब कर रही थी, तब समर भी उसके पहले पति के जैसे उसे छोड़ ना दे। तो सबको लेकर चलना चाहिए, और अनुपमा में तो वो सब टैलेंट है, दया, माया, प्रेम भाव सब है। वो सबसे प्यार करती है, उसके लिए ना छोटा कोई है ना बड़ा कोई है, सब एक समान है। गुरु माँ ने भी कहा था कि अनुपमा अपने साथी कलाकारों पे अपने जैसा ही समझती है, साथी कलाकारों को। वो उसे खुद पे घमंड है ही नहीं, और वो अनुपमा का कैरेक्टर भी नहीं है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं अनुपमा में वो पोटेंशियम है। वो सच में एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू भी रह चुकी है। हाँ, आज अनुज और अनुपमा अलग है। वो अपने पति के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब मेकर्स का काम है, स्टोरी को कहाँ कैसे लेके जाना है। लेकिन वो भी आज नहीं तो कल उसका भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू पता चल ही जाएगा। लेकिन नकुल ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया हुआ है, उसे नहीं करना चाहिए ऐसा। और आपने सही कहा अंजू जी कि डिम्पी बरखा की बात में आके बरखा को अगर बताएगी कि हमें घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है, तो वो वैसे ही कहेंगी जैसे आपने बताया कि उनके पैर पकड़ ले, उनको बोल हमें घर से मत निकालो। लेकिन इस बार शायद ये नाटक भी काम में ना आए, क्योंकि बा भले कितना भी गलत बोले, कितना भी गुस्सा करे, लेकिन कोई कोई बात उनकी बहुत अच्छे से सही रहती है कि डिम्पी जैसी लड़कियां सिर्फ घर तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। और कल के ऑडियो में मैंने अंजू जी नंदिनी के बारे में भी बताया था। सच में वही नंदिनी चाहिए थी उनके घर में बहू के रूप में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। वो अनुपमा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो अनुपमा को अपना इंस्पिरेशन समझती थी। और मैंने कल के बारे में यही कहा था अंजू जी, जो आपने आधा सुनाया आधा नहीं सुना पाए, उससे मुझे कोई भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। मैं जानती हूँ कि थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि मैं अभी मेरे घर पे नागपुर में नहीं हूँ, मैं पूना में हूँ, और मेरे जो दामाद है वो एयरफोर्स में है, और मेरे दोनों बच्चे भी एयरफोर्स में ही है। तो मैं यहाँ आई हूँ मेरी बेटी के घर पे, और मैंने यहाँ से ऑडियो भेजा था, तो यहाँ पे प्लेन शुरू ही रहते हैं, इसकी वजह से वो प्लेन की आवाज़ थी, इसलिए बराबर सुनाई नहीं दिया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अंजू जी। जितना होगा उतना मैं अपनी गलती को सुधारूँगी, और आपको जैसा चाहिए उस तरीके से आपको ऑडियो भेजूँगी मैं। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्ते। महिमा, शबनम, रेखा, बरखा, त्रिपाठी जी बहुत ही अच्छा बोलती है, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। लता जी भी बहुत अच्छा कहती है। और आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया अनुपमा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू जी। मैं आपसे दिल से थैंक यू कहती हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। आपने सही कहा कि आज की जो कड़ी थी वो ठंडी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी।
इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी। आप हंसती रहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही चाहती हूँ। आज मैंने क्या कहा उसके ऊपर आप प्लीज़ अपना बताइए, मुझसे क्या गलती हुई, आप उसकी सलाह दीजिए मुझे। मैं आगे और उतना मेहनत करूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है कि क्यों आपका ऑडियो बीच बीच में खराब होता है। तो टेक्निकली आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जब भी आप ऑडियो करते हो या कोई भी हम शूटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर प्लेन पास हो जाए या कुछ भी आसपास कोई वाइब्रेशन हो जाए तो वो जो ऑडियो होता है उसमें इंटरप्शन आती ही आती है। तो ध्यान रखिए इस बात का, और जब ऐसा हो तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद कर लीजिए ऑडियो, मतलब आप अपने हिसाब से। और अगर आप 5 मिनट का भी भेजेंगे तो चलेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, और बाकी सब आपने सही कहा है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? कमेंट करना चाहें कमेंट कीजिए, भेजना चाहें बोल के तो वो भी भेज सकते हैं। नंबर आपसे मैं शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपना ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.